हेलो एवरीवन। 28 जनवरी 1986 समय था सुबह के 11:38। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन पर नासा का चैलेंजर स्पेस शटल लिफ्ट ऑफ करता है, लेकिन लिफ्ट ऑफ के 73 सेकंड्स बाद ही स्पेस शटल ब्लास्ट कर जाता है और सारे क्रू मेंबर्स मारे जाते हैं। क्रू में कमांडर डिक स्कूबी के साथ पायलट थे माइकल जे स्मिथ और क्रू मेंबर्स में एक स्कूल टीचर भी थी जिन्हें कहा गया था फर्स्ट टीचर इन स्पेस। और इन्हें स्कूली बच्चों में स्पेस साइंस के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट के तहत ले जाया जा रहा था। तो आइए दोस्तों अपनी इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ नासा का सबसे पहला स्पेस डिजास्टर और आखिर उस 73 सेकंड्स की फ्लाइट में क्या हुआ था। तो मेरे साथ जुड़िए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप एंड लेट्स वॉच द वीडियो। दोस्तों इस एक्सीडेंट को अच्छे से समझने के लिए पहले आपको स्पेस शटल के डिजाइन को थोड़ा जान लेना चाहिए। दोस्तों नासा ने 1981 से लेकर 2011 तक 30 साल तक अपने सारे स्पेस मिशन के लिए स्पेस शटल का ही यूज किया है। दोस्तों स्पेस शटल एक तरह का स्पेस व्हीकल है जो कि लिफ्ट ऑफ तो एक रॉकेट की तरह करता है, लेकिन जो इसकी लैंडिंग होती है वो नॉर्मल प्लेन की तरह होती है रनवे के ऊपर। दोस्तों स्पेस शटल के मेनली तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा होता है ऑर्बिटर। दोस्तों ये वो हिस्सा होता है जहां पर क्रू कैबिन होता है, यानी कि जहां पे क्रू मेंबर्स रहते हैं अपने पूरे मिशन के दौरान। और एक और इसका हिस्सा है जो कि होता है पेलोड, यानी कि इसमें कोई भी आप सैटेलाइट या कोई भी मिशन के लिए जो भी यूजफुल चीजें वो इस पेलोड वाले पार्ट में होती है। दोस्तों ये हुई ऑर्बिटर की बात। दूसरा जो स्पेस शटल का मेन हिस्सा है वो होता है एक्सटर्नल टैंक। आप इसे फोटो में ऑरेंज कलर में देख रहे होंगे। दोस्तों ये होता है मेनली फ्यूल स्टोरेज के लिए। फ्यूल इसमें दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है प्राइमरी फ्यूल जो कि होता है लिक्विड हाइड्रोजन, और सेकेंडरी फ्यूल यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन। दोस्तों एक्सटर्नल टैंक को आप रीयूज नहीं कर सकते, यानी कि इसे फर्दर मिशंस के लिए रीयूज नहीं किया जा सकता। दोस्तों तीसरा हिस्सा होता है स्पेस शटल का रॉकेट बूस्टर्स, यानी कि लेफ्ट और राइट में जो दोनों तरफ रॉकेट लगे हुए हैं उन्हें कहा जाता है एसआरबीज, यानी कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ऑर्बिटर और रॉकेट बूस्टर्स इन दोनों को रीयूज किया जा सकता है फर्दर मिशंस के लिए, लेकिन एक्सटर्नल टैंक को आपको हर बार नया ही बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्पेस शटल के लॉन्च की। दोस्तों शुरुआती 2 मिनट का जो थ्रस्ट होता है वो दोनों रॉकेट बूस्टर ही प्रोवाइड करते हैं। 2 मिनट के बाद में इन्हें डिटैच कर दिया जाता है। अर्थ पर रिकवरी टीम इन्हें फिर से रिकवर कर लेती है दोबारा यूज करने के लिए। दोस्तों उसके बाद जो मेन काम होता है वो ऑर्बिटर में लगे हुए तीनों मेन इंजन करते हैं, और उनके लिए जो फ्यूल प्रोवाइड करता है वो करता है एक्सटर्नल टैंक। दोस्तों 6.5 मिनट के बाद एक्सटर्नल टैंक को भी डिटैच कर दिया जाता है और ऑर्बिटर में लगी हुई छोटी एलएमएस मोटर्स ऑर्बिटर को फाइनल पुश प्रोवाइड करती है ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद क्रू मेंबर्स अपना काम शुरू कर देते हैं, और काम खत्म होने के बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है री एंट्री। दोस्तों मिशन को पूरा होने पर छोटी एलएमएस मोटर जो ऑर्बिटर में लगी होती है वो एक पुश प्रोवाइड करती है उस ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए और रनवे की तरफ आने के लिए। दोस्तों जब रनवे पास आता है तो ऑटोमेटिकली इस ऑर्बिटर के टायर्स बाहर आ जाते हैं, और रनवे पर उतरने के बाद इसकी स्पीड को स्लो करने के लिए एक पैराशूट लगा हुआ होता है ताकि इसकी स्पीड को धीरे किया जा सके। दोस्तों ये बात हुई स्पेस शटल के लॉन्च की। दोस्तों आइए बताता हूं कि एक्चुअली इस एक्सीडेंट में हुआ क्या था, फॉल्ट कहां थी और किसकी थी। दोस्तों जो दोनों रॉकेट बूस्टर्स होते हैं, यानी कि जो एसआरबीज होते हैं, यानी कि सॉलिड रॉकेट बूस्टर, ये छोटे छोटे सिलेंड्रिकल पार्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो इन सिलेंड्रिकल पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है और जॉइंट्स को सील किया जाता है रबर की रिंग्स के जरिए, जिन्हें कहा जाता है ओ रिंग्स। दोस्तों मॉडर्न साइंटिस्ट पर जिन्हें इन ओ रिंग्स को बनाने का जिम्मा दिया गया था उन्होंने कहा था कि इस लॉन्च को तब तक ना किया जाए जब तक कि टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना हो, क्योंकि वो कंसर्न थे, वो चिंतित थे इस बात को लेकर कि रबर की जो रेजिलियंस है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पर उन जॉइंट्स को परफेक्टली सील कर पाएगी या नहीं। दोस्तों ये सील करना इसलिए जरूरी था ताकि जो गर्म गैस जो रॉकेट बूस्टर से निकल रही है वो एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर तक डायरेक्टली ना पहुंच पाए। और जब चैलेंजर को लॉन्च किया जाना था उस टाइम रिकॉर्ड लो टेम्परेचर देखा गया था किसी भी स्पेस शटल मिशन के लॉन्च करने के लिए। दोस्तों एक कॉन्फ्रेंस की जाती है चैलेंजर के लॉन्च होने से ठीक एक दिन पहले 27 जनवरी की शाम को। दोस्तों इस
कॉन्फ्रेंस में मॉडर्न थाईकॉल कंपनी के जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपना कंसर्न शो करते हैं इस चैलेंजर मिशन के लॉन्च के लिए और रिकमेंड करते हैं कि लॉन्च को तब तक ना किया जाए जब तक टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा ना हो। जो किलमिस्टर जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे स्पेस बूस्टर प्रोग्राम के, दोस्तों वो भी रिकमेंड करते हैं कि इस लॉन्च को ना किया जाए। दोस्तों कॉन्फ्रेंस को बीच में ही रोका जाता है और ये कहा जाता है कि जो मॉडर्न थाईकॉल का मैनेजमेंट है वो इस लॉन्च पर कुछ प्राइवेट डिस्कशन करना चाहता है। दोस्तों जैसे ही कॉन्फ्रेंस दोबारा शुरू होती है, मॉर्टन थाईकॉल अपना डिसीजन बदल लेता है और लॉन्च करने की रिकमेंडेशन देता है। और इसके फेलियर के बारे में जो बातें कही जा रही होती है उनको लेकर कहा जाता है कि ये सभी बातें और इसके फेलियर की जो भी बातें कही जा रही है ये सभी बातें बिल्कुल इनकंक्लूसिव है, यानी कि इनका कोई मतलब नहीं है, कोई आधार नहीं है। दोस्तों आखिर 2 घंटे के डिले के बाद 11:38 पर चैलेंजर को लॉन्च कर दिया जाता है। 28 जनवरी 1986 सुबह 11:38 पर फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से स्पेस कॉम्प्लेक्स 38 से चैलेंजर टेक ऑफ करता है। दोस्तों टी प्लस 0.6 से टी प्लस 3 सेकंड तक राइट एसआरबी की तरफ डार्क ग्रे स्मोक देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी कैमरा की डायरेक्ट फिक्सिंग नहीं होने की वजह से कोई भी इसे नोटिस नहीं कर पाया। दोस्तों ये स्मोक साफ इंडिकेशन था कि जो ओरिंग्स है वो इन जॉइंट्स को प्रॉपर्ली सील नहीं कर पाई है और गैस की लीकेज हो रही है राइट एसआरबी की तरफ, यानी कि राइट सॉलिड रॉकेट बूस्टर में। दोस्तों कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। टी प्लस 38 सेकंड पर मेन इंजन को ऑन किया जाता है अपने मैक्सिमम डायनामिक प्रेशर को गेन करने के लिए और बिल्कुल इसी समय चैलेंजर एयर के तेज डायनामिक फोर्सेस को भी फील करता है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी उसी के अनुरूप बनाई गई थी इसलिए जो सिस्टम होता है वो इन्हें काउंटर कर देता है। टी प्लस 57 सेकंड, दोस्तों जहां से लीकेज हुई थी राइट एसआरबी में वहां से अब आग निकलने लगी और ये आग 1 सेकंड में ही वेल डिफाइंड शेप में आ जाती है। दोस्तों क्योंकि राइट एसआरबी में लीकेज हुई है और वहां पे प्रेशर ड्रॉप होने लग रहा है तो इसी वजह से जो मेन इंजन होते हैं वो अपना थ्रस्ट जो होता है वो ड्रामेटिकली बढ़ाने लग जाते हैं। इसे देखकर जो ग्राउंड पर जो कैपकॉम होते हैं यानी कि कैप्सूल कम्युनिकेटर, दोस्तों ये वो लोग होते हैं जो ग्राउंड से क्रू मेंबर्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, यानी कि क्रू मेंबर्स से बात कर सकते हैं। तो ये क्रू मेंबर्स को बताते हैं कि जो मेन इंजन है वो अपने थ्रस्ट के 104% पे है। दोस्तों क्रू मेंबर्स को ये तो मालूम होता है कि जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो रहा है, लेकिन उन्हें इसका रीजन पता नहीं होता और उन्हें ये नहीं पता होता कि बाहर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। दोस्तों इसे सुनकर जो कमांडर होते हैं डिक सूबी वो बोलते हैं रोजर गो एट थ्रॉटल अप। दोस्तों ये आखिरी शब्द थे जो चैलेंजर की तरफ से एक ग्राउंड टू एयर कम्युनिकेशन में कहे गए थे। राइट एसआरबी से निकलने वाली आग अब एक्सटर्नल टैंक में भी एक होल कर देती है और टी प्लस 72 सेकंड पर राइट एसआरबी टूटकर अलग हो जाती है। दोस्तों एक्सटर्नल टैंक में होल होने की वजह से वहां पे भी प्रेशर ड्रॉप होने लगता है और उस टैंक की पूरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ रिलीज हो जाती है। दोस्तों टूटी हुई एसआरबी व्हीकल के साथ कोलाइड करती है और चैलेंजर ऐसे एरोडायनामिक फोर्सेस को फेस करता है जिसके लिए उसकी बॉडी बनी ही नहीं थी। दोस्तों अगले ही सेकंड में व्हीकल एक्सप्लोड कर जाता है और दोनों एसआरबीज अनकंट्रोलेबली फ्लाई करती है टी प्लस 110 सेकंड तक, जब तक कि रेंज सेफ्टी ऑफिसर उन्हें खुद डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। दोस्तों क्रू कैबिन इनिशियल ब्रेकअप के बाद वन पीस में अलग होता है और बैलिस्टिक आर्क की शेप में 25 सेकंड में ही 20 किलोमीटर ट्रैवल करता है और उसके बाद फ्री फॉल में आ जाता है। दोस्तों यहां तक भी जो भी फोर्सेस क्रू कैबिन यानी कि उस हिस्से पर लगे थे वो क्रू मेंबर्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे और उनमें से कुछ क्रू मेंबर्स ना सिर्फ जिंदा थे बल्कि पूरे कॉन्शियस में भी थे। दोस्तों इसका एक प्रूफ ये है कि उनमें से 3 क्रू मेंबर्स के जो एयर बैग्स थे वो ऑन थे और उनमें से एक थे पायलट स्मिथ जिनका जो एयर बैग का स्विच था वो उनकी सीट के पीछे था, यानी कि किसी और ने उसे उनके लिए ऑन किया था। दोस्तों पायलट स्मिथ के राइट साइड के पैनल पर इलेक्ट्रिकल स्विचेस लगे हुए थे जो कि अपनी यूजुअल पोजीशन पर नहीं थे, यानी कि इनिशियल ब्रेकअप के बाद पायलट स्मिथ उन इलेक्ट्रिकल स्विचेस को मूव करके इलेक्ट्रिकल पावर को रिस्टोर करने का ट्राई कर रहे थे।
दोस्तों पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई और अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने रोजर कमीशन को बनाया जो कि इस पूरे के पूरे एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करता है। दोस्तों रोजर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है एक्सीडेंट रूटेड इन पास्ट, यानी कि जब नासा और जो कॉन्ट्रैक्टर मॉर्टन हैकल है उन्हें 1977 से अपनी इस ओ रिंग्स के फेलियर के बारे में पता था, लेकिन इस सुधारने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। साथ ही रोजर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जब एक शाम पहले मॉर्टन हैकल के इंजीनियर्स ने लॉन्च ना करने की रिकमेंडेशन दी थी और कहा था कि डू नॉट लॉन्च बिलो 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तब नासा ने इसे चैलेंज किया और 30 मिनट की हुई बातचीत के बाद मॉडर्न थैंकल के सीनियर मैनेजमेंट अपने इंजीनियर्स के इस रिकमेंडेशन को ओवररूल कर देते हैं और ये कहते हैं कि इसे लॉन्च कर दिया जाए, यानी कि लॉन्च की रिकमेंडेशन जारी कर देते हैं। इस पर भी रोजर कमीशन ने सवाल खड़े किए। दोस्तों रोजर कमीशन के एक मेंबर थे रिचर्ड फिनमैन, जो कि एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे। दोस्तों ये अपने तरीकों के लिए बड़े फेमस थे। इन्वेस्टिगेशन के इनके खुद के अपने तरीके होते थे। दोस्तों इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी फेमस है जिनमें इन्होंने ओ रिंग्स के फेलियर को बहुत ही आसान तरीके से समझाया था। दोस्तों इन्होंने एक रबर की रिंग को आइस कोल्ड वाटर में डुबोकर रखा और थोड़ी देर बाद उसे निकालकर उसे प्रेस किया। दोस्तों जब इन्होंने उसे छोड़ा तो वो वापस अपनी शेप में नहीं आ पाई। तो इससे इन्होंने सिंपली ये प्रूव कर दिया कि जो रबड़ है वो एक टेम्परेचर से नीचे जाने पर अपनी सीलिंग एबिलिटी को खो देता है। यानी कि यही एक सबसे बड़ा कारण था चैलेंजर के एक्सप्लोड होने का, यानी कि ओ रिंग्स के फेलियर का। उन्होंने नासा के सेफ्टी फैक्टर की डेफिनेशन पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि नासा ने जो ओ रिंग्स थी उन्हें सेफ्टी फैक्टर 3 दे रखा था। इसका बेस ये था कि जो पिछली कुछ फ्लाइट रही है उसके अंदर ओ रिंग्स 1/3 ही डैमेज हुई है। दोस्तों ये बहुत फनी लगता है सुनने में, लेकिन ये बात सच है। दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर हम कोई ब्रिज बनाते हैं जो कि 3000 पाउंड तक बियर कर सकता है, तो दोस्तों एक्चुअल में वो ब्रिज 1000 पाउंड तक ही बियर करता है नॉर्मल डेज में। यानी कि हम एक सेफ्टी फैक्टर लेके चल रहे हैं कि अगर 3000 पाउंड तक भी वेट हो तो वो ब्रिज ना टूटे। लेकिन अगर वो 1000 पाउंड का कोई ट्रक उस ब्रिज से निकले और वो ब्रिज क्रैक कर जाए, यानी कि उसमें कोई क्रैक आ जाए, तो उसका सेफ्टी फैक्टर 0 हुआ। दोस्तों सेफ्टी फैक्टर की इस डेफिनेशन को उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समझाया और इसे समझाते हुए उन्होंने नासा की सेफ्टी फैक्टर की डेफिनेशन को भी क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि आप इसे मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं और साथ ही आप इसे एक्स्ट्रा सेफ्टी का नाम भी दे रहे हैं। दोस्तों साथ ही फिनमैन ने कम्युनिकेशन गैप को भी इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब इंजीनियर जानते थे कि ओ रिंग्स फेल हो सकती है तो उन्होंने इस बारे में अपने सुपीरियर्स को क्यों नहीं बताया। दोस्तों ये बात हुई दुनिया के सबसे बड़े स्पेस डिजास्टर की। अगर आपको भी ऐसे ही किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।